और बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रहा है। यस। बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रहा है। ये मशीन थोड़ा सा ज़्यादा हीट कर, फैन इसका आवाज़ कर। अभी कुछ कम हुआ? अभी भी है? ज्यादा हो गया सर। चलिए, थोड़ा सा सिस्टम हीट कर रहा है। थोड़ा देर में ठीक होगा अभी, ठीक है ना? तो ये ऑफ भी नहीं कर सकते हैं। चलिए, धीरे धीरे कम होगा वो। तो लास्ट क्लास हम लोग एडिटर, ये सारा चीज क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? किसी भी टेक्स्ट एडिटर पर हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यस सर। तो लास्ट क्लास हम लोग फीचर्स इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड एंड एग्जीक्यूशन पार्ट देख लिए थे, प्रोग्राम स्ट्रक्चर भी देख लिए थे ना? यस सर, यस सर। हाँ। टुडे विल डिस्कस अबाउट द बेसिक सिंटेक्स। तो बेसिक सिंटेक्स आपका जो है गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द टोकेंस। तो गो में जो टोकेंस यूज होता है, टोकेंस बेसिकली आपका जो है consist in Go programming language, tokens consist of a keyword, identifier, constant, string, literal, symbol, all are treated as a tokens. So whenever we are writing a particular statement, तो statement लिखने में जो, suppose just take this example कि when we write one statement fmt dot println and string welcome to Go programming language, then this particular statement contains several tokens. So 6 number of tokens is there. How the tokens exist in the particular statement? So there is a token number 1, fmt is one token, dot is another token, println is another token, then opening parenthesis is another token. जो मैसेज आपने लिया है स्ट्रिंग, वो एक टोकन का फॉर्म जनरेट करेगा, और फिर राइट पैरेंथेसिस जो क्लोज कर रहे हैं वो भी आपका एक टोकन को जनरेट करेगा। तो इन गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज whenever you are writing any statement, that statement consists of several tokens. तो tokens different form में होगा, वो कीवर्ड हो सकता है, आइडेंटिफायर हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है ना? कोई स्ट्रिंग लिटरल हो सकता है या कोई सिंबल हो सकता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर सिंबल यूज किए, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के डबल कोट में जो मैसेज है वो एज ए स्ट्रिंग आपका यूज हुआ। सिंबल में लेफ्ट पैरेंथेसिस और राइट पैरेंथेसिस भी वहां ट्रीट किया गया। प्रिंट एलन आपका जो है प्रोसीजर्स, वो भी आपका जो है एज ए टोकन आपका ट्रीट किया गया। डॉट एक स्पेशल सिंबल डॉट कम्युनिकेशन ऑपरेटर में यूज हो रहा है, जो पैकेज से फंक्शन को कोलैबोरेट करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी आपका जो है FMT is also one of the tokens, and it is treated as a tokens. Now, after tokens, we just discuss about the line separator. So, when we discuss the line separator, before that, we just see the effect that whenever you write the particular code, तो कोई भी पर्टिकुलर कोड जब आप लिखते हैं तो यहाँ पर लाइन सेपरेटर के लिए कोई पर्टिकुलर आपका सेमी कॉलन या उस तरह का कोई स्पेशल सिंबल यूज नहीं किया जाता है। दूसरा, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि आपका जो हैश इंक्लूड, कोनियो, स्टूडियो, आयो स्ट्रीम जैसे लेते हैं, तो यहाँ इंपोर्ट कीवर्ड यूज होगा। इंपोर्ट कीवर्ड जो है एक साथ नंबर ऑफ पैकेजेस को इंपोर्ट करने के लिए
यूज किया जा सकता है अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस हम यहाँ मेंशन करें। दूसरा एक और यहाँ क्वेश्चन अब हो सकता है आपका कि अगर हम इसको सेम लाइन में लिखें, ठीक है ना, तो क्या इसमें कोई एरर आना चाहिए? नहीं आना चाहिए सर। नहीं। हाँ, सेम लाइन में लिखेंगे तो यहाँ पर एरर आएगा। एरर आपको ये बताएगा कि सेमी कॉलन यहाँ पर जरूरी है। तो व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस वन, तो वन एरर इज देयर इन दैट पर्टिकुलर लाइन नंबर 5 कि एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन, ठीक है ना, फाउंड मैथ। तो यानी कि दो पैकेज आपने कंटिन्यूअसली ले लिया तो कंपाइलर इस चीज को नहीं समझ पा रहा है, ठीक है ना, इसका सेपरेशन कंपाइलर नहीं कर पा रहा है। तो आपको सेपरेशन करने के लिए सेमी कॉलन यहाँ पर मेंशन करेंगे, बट वो सेमी कॉलन इंटरनली आपका एडजस्ट कर लेगा कंपाइलर। सेमी कॉलन इज नॉट विजुअलाइज्ड ओवर देयर, it is automatically internally adjusted by the particular compiler, and fmt and math दो पैकेज जो है वो सेपरेट ऑटोमेटिकली कंपाइलर कर लेगा। तो व्हेन यू run this program, you just say that the source code is also modified after writing of that particular semicolon. So but semicolon is not visualized in the source code. Source code में वो visualize नहीं होगा। Same thing you can do for the particular line of statement also. लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर हम सेम लाइन में सारे कोड को डाल दें, ठीक है ना, सेम लाइन में कोड को डाल दें तो एग्जीक्यूशन जब करेंगे तो देख सी हियर देयर इज एरर, ठीक है ना। एरर क्या है? अनएक्सपेक्टेड एफएमटी एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। तो यहाँ पर अगर आप एक ही लाइन में लिखेंगे तो सेमी कॉलन से आप सेपरेट करेंगे सबको, ठीक है ना। लेकिन ये सेमी कॉलन आपका जब आप एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम तो वो विजुअलाइज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आपका केवल आउटकम में क्या है, ये आउटकम आपका एज इट इज एक ही लाइन में प्रिंट करेगा, केवल सोर्स कोड में सेपरेशन का काम करेगा। इसलिए सोर्स कोड में अगर आपको सेपरेटली अगर नहीं लिखे तो सेमी कॉलन लिखेंगे तो जब आप एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम तो देखेंगे कि सोर्स कोड में वो सेपरेट हुआ, ठीक है ना। लेकिन आपका जो आउटकम है, अब यहाँ न्यू लाइन है इसलिए न्यू लाइन में चला गया, क्योंकि हम प्रिंट यूज कर रहे हैं तो इसका आउटकम एक ही लाइन में प्रिंट होगा, ठीक है ना। जस्ट हियर हेलो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 वेलकम टू गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका मतलब है कि लाइन सेपरेटर यहाँ जो सेमीकोलन हम यूज कर रहे हैं ये आपका सोर्स कोड को ये आपका जो एडजस्टिफाई कर रहा है इंटरनली, लेकिन आपके एग्जीक्यूशन पार्ट यानी स्टेटमेंट को मॉडिफाई नहीं कर पा रहा है। एक मिनट, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हमको एग्जीक्यूशन यानी कि जो मैसेज सेपरेशन के लिए लाइन सेपरेटर, जैसे हम एक्सपोर्ट फंक्शंस यूज कर रहे हैं तो वहां पर लाइन सेपरेटर हम यूज करेंगे। तो यहाँ दोनों चीज यूज होगा आपका, यहाँ पर आपका स्कैप सीक्वेंस भी यूज होगा और लाइन सेपरेटर यानी कि प्रिंट एलन भी यूज होगा, दोनों आपका काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अभी आवाज कम हो गया? यस सर, बिल्कुल आ ही नहीं रहा है। यस सर, कम हो गया सर। थैंक यू। सर आपका कंप्यूटर बंद हो गया क्या सर? क्या बोले? सर आवाज बिल्कुल बंद हो गया है सर। आवाज बंद हो गया? वो थोड़ा फैन का आवाज आ रहा था। यस सर। तो इसी चीज को यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो लाइन सेपरेटर है गो प्रोग्राम में, जो लाइन सेपरेटर है वो आपका की स्टेटमेंट टर्मिनेटर का काम करता है। यानी कि स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए अलग से सेमीकोलन आपको देने का जरूरत नहीं है। तो जैसे ही आप लाइन को चेंज करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली लाइन सेपरेट हो जाता है, सेमीकोलन से सेपरेट करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लाइन सेम लाइन में लिख रहे हैं तब सेमीकोलन लिखना पड़ेगा आपको, लेकिन वो भी आपका विजुअलाइज नहीं होगा,
कंपाइलर जो है उसको इंटरनली उसको एडजस्टिफाई करेगा, ठीक है ना। जैसे सी प्लस प्लस में हम लोग सेमी कॉलन से टर्मिनेट करते हैं, वैसा यहाँ पर टर्मिनेशन पॉइंट हमारा नहीं होगा। तो दोनों चीज है, हम प्रिंटलन भी यूज कर सकते हैं, /n भी यूज कर सकते हैं, दोनों आपका सपोर्ट करेगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द कमेंट्स। तो जो बेसिक हमारा जो प्रोग्राम होगा, जो हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे थे, तो कमेंट्स यहाँ पर दोनों तरह का कमेंट यूज होता है, सिंगल लाइन एंड मल्टीपल लाइन। मल्टीपल लाइन कमेंट को आप सिंगल लाइन के रूप में भी यूज कर सकते हैं, और मल्टीपल लाइन यानी स्टार्टिंग एंड एंडिंग आपका जो है उससे होना चाहिए। तो कमेंट्स आर यूज्ड इन द प्रोग्राम एज ए हेल्पिंग टेक्स्ट whenever you want to give assistance to the other one, or you want to take assistance for yourself also in future whenever you want to see your source code, then you can you just introduce the comments in your program as like other programming language in Go programming also, ठीक है। After comments we will discuss about the identifiers। तो आइडेंटिफायर जैसे C++ जावा में आइडेंटिफायर यूज करते हैं, उसका जो रूल और प्रोटोकॉल है वही रूल यहाँ पर भी है, बिकॉज गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सो ठीक है ना, यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल का इंपॉर्टेंस है। तो आइडेंटिफायर बेसिकली क्या है, ये आपको रिपीट करने का जरूरत नहीं है, यू all of you are already well known about the identifier. Identifier is the name suggest for the particular function, variable or any other user defined item used in your program। तो जैसा रूल C++ जावा में है, अल्फाबेट और अंडरस्कोर आपका फर्स्ट कैरेक्टर हो सकता है, डिजिट आपका नेक्स्ट कैरेक्टर हो सकता है, फर्स्ट कैरेक्टर नहीं होगा। तो यही अल्फाबेट, अंडरस्कोर और डिजिट का हम यूज आइडेंटिफायर नेमिंग कन्वेंशन में भी करते हैं गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो दीज आर सम वैलिड गो आइडेंटिफायर्स। ये आप ऑलरेडी जानते हैं, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम हम लोग नहीं देना है। आइडेंटिफायर आप ऑलरेडी वेरिएबल और ये मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं, C++, जावा, पाइथन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो आइडेंटिफायर का कॉन्सेप्ट आई थिंक दैट कि सबके पास होगा। सी में 32 कीवर्ड हम लोग यूज कर रहे थे, C++ में 48 कीवर्ड आपका कॉमन कीवर्ड हुआ, जो सारे कंपाइलर यूज कर रहे थे जो है कंबाइंडली, यानी कि जिस C++ का जो भी कंपाइलर है वो 48 कीवर्ड यानी 16 न्यू कीवर्ड आफ्टर सी वो सारे कंपाइलर यूज करते हैं। 15 स्पेसिफिक आपका कीवर्ड है जिसको स्पेसिफिक कंपाइलर में यूज किया जाता है, जैसे यूजिंग नेम स्पेस, दीज आर द पर्टिकुलर कीवर्ड विच इज नॉट यूज्ड बाय ऑल कंपाइलर। तो स्पेसिफिक जो आपका 15 है, तो टोटल 63 कीवर्ड्स आर अवेलेबल इन C++। तो C++ में बेसिकली 32 कीवर्ड्स आपका C से और 31 कीवर्ड्स C++ में नया आया। तो दूसरा यहाँ जो कीवर्ड है वो क्या है, रिजर्व वर्ड, एज लाइक C++, जावा प्रोग्रामिंग और पाइथन। तो यहाँ पर भी रिजर्व वर्ड्स के रूप में आपका कीवर्ड है। यू कैन नॉट यूज कीवर्ड्स एज एन आइडेंटिफायर और एनी टाइप्स ऑफ नेमिंग कन्वेंशन बिकॉज इट इज द रिजर्व वर्ड। तो इन गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल्सो योर कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड। तो यहाँ पर जो कीवर्ड है उसमें कुछ कीवर्ड आपका कॉमन दिख रहा होगा जो आप ऑलरेडी C++, जावा में यूज किए होंगे, पाइथन में, लाइक ब्रेक, आपने स्विच में यूज किया होगा ब्रेक, केस, चैन, चैनल के लिए चैन, यहाँ चैनल टाइप भी एक आपका यूज होगा जब हम डेटा टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉन्स्ट कीवर्ड आप C++ में यूज किए होंगे, सिंबॉलिक कांस्टेंट जो सी में यूज कर रहे थे उसको रिप्लेस कर सकते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड से। तो कॉन्स्ट कीवर्ड में यू कैन डिक्लेयर एनी कांस्टेंट वैल्यू एंड यूज दैट वैल्यू वेरिएबल थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो कॉन्स्ट कीवर्ड इज जस्ट रिप्लेसिंग योर सिंबॉलिक कांस्टेंट, सिंबॉलिक कांस्टेंट को कॉन्स्ट कीवर्ड से रिप्लेस किया गया। कंटिन्यू स्टेटमेंट जैसे यूज कर रहे थे वही है, डिफॉल्ट, डिफर, एल्स, फॉल थ्रू, फॉर, फंक। यहाँ पर जो है कोई भी फंक्शन आप लिखते हैं, तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, एनी फंक्शन इज प्रीसीडेड विथ फंक कीवर्ड। तो फंक इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, यानी कोई भी मेन फंक्शन हो या कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन हो, अगर फंक से प्रीसीड है तो फंक इज योर रिप्रेजेंटेशन फॉर द फंक्शन, आइदर यूजर डिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन। तो मेन फंक्शन भी के पहले भी फंक लगाते हैं, और कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन आप बनाएंगे उसके पहले फंक कीवर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट वन इज द गो।
गो टू, इफ, इंपोर्ट, गो और गो टू का जी कैपिटल होगा, इंटरफेस, मैप, पैकेज, रेंज, रिटर्न, वेर, कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले वेर कीवर्ड यूज करते हैं, टाइप, switch, struct or select. So these are some keywords available in the Go programming language. You already know that what is the importance of keywords. So these keywords are used as a reserve words, and whenever you want to use it, so you can't use it as an identifier or naming convention. You can use it whenever they are implemented or needed in your requirement. यानी कि आपके requirement के basis पर जब जहां आवश्यकता होगा उसको आप इसको यूज करेंगे। व्हाइट स्पेस भी गो में यूज होता है। व्हाइट स्पेस दैट मीन्स जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो इन बिटवीन द वेरिएबल and the particular data type we mention the particular space. So here also the same space is mentioned and that is not executable, वो part executable नहीं होगा। Now where space where age int, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आगे वेरिएबल डिक्लेरेशन में भी देखेंगे कि आपका जो भी वेरिएबल है वो पहले आता है, डेटा टाइप बाद में आता है। यानी कि जस्ट रिवर्स है आपका C++ से, जावा से। आपका जो वेरिएबल है वो पहले आता है, यानी एज इज द वेरिएबल, इंट इज द डेटा टाइप। तो एज पहले आएगा वेरिएबल, देन डेटा टाइप आएगा आपका। ठीक है, जैसे सर व्हाइट स्पेस क्या होता है? क्या व्हाइट स्पेस क्या होता है? व्हाइट स्पेस, व्हाइट स्पेस यानी कि आप जब कोडिंग कर रहे हैं तो वहां पर जो भी आप स्पेसिफाई कर रहे हैं, जैसे आप जब कोडिंग कर रहे हैं तो यहाँ क्या है, व्हाइट स्पेस आपका, जैसे यहाँ पर इंपोर्ट कर किए तो स्पेस आपने यूज किया। वेरिएबल जब डिक्लेयर करेंगे या कोई प्रोसेस लिखेंगे वहां पर भी स्पेस देंगे। ठीक है ना, तो यस सर, ऑल आर ट्रीटेड एज अ व्हाइट स्पेस। ठीक है ना, जो आपका जो है आपका जो है पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग के लिए स्पेस कवर करने के लिए, कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे। तो सर जैसे भैर क्या है? लास्ट भैर क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि वी कैन यूज notepad also. Let's see here. Now see, in this particular example there is a user defined function and there is a main function. यस सर, यूजर डिफाइंड फंक्शन इसको देखे थे लास्ट क्लास में। यस सर, यस सर। हाँ, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन में हमने यहाँ डेटा टाइप लिया, तो लिया यूजर सर। डिफाइंड फंक्शन हो या मेन फंक्शन हो, किसी भी फंक्शन के पहले फंक कीवर्ड यूज होगा। ठीक है ना, तो ये फंक कीवर्ड आपका रिजर्व वर्ड है जो फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, कोई भी फंक्शन है, अगर फंक कीवर्ड के बाद कोई भी आप आइडेंटिफायर यूज कर रहे हैं तो दैट इज फॉर फंक्शन नेम। ठीक है ना, तो ये सर व्हाइट स्पेस सर, यस, व्हाइट स्पेस। अगेन फंक और सम के बीच में व्हाइट स्पेस। सर भैर क्या है? भैर जो पीडीएफ में लिखे हुए थे, VAR। आ रहे हैं वैर, जो भी कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे ना तो वैर कीवर्ड से यूज करेंगे। आ रहे हैं, वैर पर आ रहे हैं। ओके सर। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोई भी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स। तो C++ जावा जैसा ही यहाँ पर भी गो डेटा टाइप्स, बेसिकली डेटा टाइप आपको पता है कि इट रेफर्स टू एन एक्सटेंसिव सिस्टम यूज फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स और फंक्शंस ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड डिफरेंट टाइप्स। बिकॉज जो डेटा टाइप आप लेते हैं वो डिटरमाइन करता है कि आपका जो वेरिएबल है वो कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा स्टोरेज में, या कितना बिट स्टोर करेगा इंटरप्रिटेशन के समय, कि कितना बिट आपका स्टोर होगा, तो उस पर डिपेंड करता है। तो डेटा टाइप प्रोग्रामिंग करने समय सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन इज द फर्स्ट लाइन, क्योंकि मेन फंक्शन में भी अगर आप लिखेंगे या किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन में कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के पहले आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। वेरिएबल डिक्लेयर करने में यू हैव टू सेट द डेटा टाइप फॉर दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। तो डेटा टाइप यहाँ पर जो है गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देयर आर लार्ज रेंज ऑफ डेटा टाइप, डिफरेंट रेंज ऑफ डेटा टाइप। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इज द बुलियन टाइप। जैसे हम लोग C++ में डिस्कस करते हैं बिल्ट इन टाइप, यूजर डिफाइंड टाइप, डिराइव टाइप, तो वैसे यहाँ पर बुलियन टाइप्स, पहला जो है बुलियन टाइप्स,
तो बुलियन टाइप्स आपका जो है ये दो प्री डिफाइंड कांस्टेंट को होल्ड करता है, दैट इज ट्रू और फॉल्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर a इक्वल टू 20 और b इक्वल टू a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20 है, तो इफ यू चेक द कंडीशन इफ a ग्रेटर देन b, तो व्हाट इज द रिजल्ट, ट्रू और फॉल्स? a greater than b, रिजल्ट इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स सर, फॉल्स। फॉल्स सर, फॉल्स। 10-20 से बड़ा नहीं है, और एट द Yes, सेम sir. टाइम व्हेन यू चेक a लेस देन b, तो इट इज True. ट्रू और फॉल्स? ट्रू True. ट्रू। ट्रू। दैट मीन्स कि द रिजल्ट इज अकर इन बुलियन मोड। बुलियन मोड Yes, sir. मीन्स आइदर ट्रू और True or false, आइदर sir. ट्रू और फॉल्स। फॉल्स। So true or false is the predefined constants in Go programming language, comes under Boolean types. Next is the numeric types. तो जैसे C++ जावा में यूज करते हैं इंटीजर, फ्लोट, ठीक है ना, तो यहाँ Yes, पर भी sir. न्यूमेरिक टाइप में आपका जो है इंटीजर टाइप और फ्लोट टाइप है, जो वेरिएबल आपका थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज होता है। अब इंटीजर में फिर स्पेसिफाई हम लोग करेंगे, इंटीजर में 16 बिट, 32 बिट, उसी तरह से फ्लोट में 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, ये अलग अलग जो आपका साइज का जो आपका, अब यहाँ बिट डायरेक्ट ले लिया गया है, उस बिट को Yes, हम लोग sir. बाइट में बोलते हैं C++ में। यानी कि इंटीजर का साइज क्या है, तो 2 बाइट, फ्लोट का साइज क्या है, तो 4 बाइट, डबल का साइज क्या है, 8 बाइट। अब उस 8 बाइट को यहाँ 64 बिट में ले लिया गया है, तो जो नाम भी लिया गया है फ्लोट डेटा टाइप का या इंटीजर का, उस नाम में भी वो बाइट बिट रिप्रेजेंटेशन दिखेगा आपको, ठीक है। आफ्टर दैट देयर इज ए स्ट्रिंग टाइप्स। तो स्ट्रिंग टाइप्स में बेसिकली क्या है कि स्ट्रिंग कीवर्ड आपका यूज होगा, स्ट्रिंग आपका डेटा टाइप के फॉर्म में, और ये आपका सेट ऑफ स्ट्रिंग वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है जो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब उसे चेंज नहीं किया जा सकता। you cannot change once Yes, it is sir. created, there is no provision to change the contents of the particular string, so that is the particular part of immutable. And the fourth one is the derived data types. derived data types जो आपका है उसमें बहुत सारा टाइप आपका इंक्लूड है इसमें। तो derived data types includes pointer type, array type, structure type, union type, फंक्शन टाइप, स्लाइस टाइप्स, इंटरफेस, मैप, चैनल। जिसमें से कुछ का आप यूज किए होंगे, कुछ को यूज आप जानते नहीं होंगे, अभी पहली बार सुने होंगे, ठीक है। Yes, sir. तो स्ट्रिंग का एग्जांपल सर। स्ट्रिंग का एग्जांपल। स्ट्रिंग का एग्जांपल, यस सर। सबका एग्जांपल लेंगे, पहले डेटा टाइप क्लियर कर रहे हैं, उसका एग्जांपल भी लेंगे, ठीक है ना। तो डिराइव डेटा टाइप्स में पॉइंटर, एरे, स्ट्रक्चर, जितना भी है, यूनियन, फंक्शन, क्लास इसमें नहीं है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर, यूनियन, फंक्शन, स्लाइस, इंटरफेस, मैप, चैनल, ये सारा है, लेकिन यहाँ पर क्लास इंट्रोड्यूस नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो ये तो ब्रीफ हो गया आपका डेटा टाइप का, इसके बाद जो है हम लोग जो है थोड़ा सा इलेबरेट करेंगे इंटीजर और फ्लोट को, क्योंकि जो फ्लोट डेटा टाइप या इंटीजर डेटा टाइप है उसमें वेरिएशन ऑफ साइज का आपका जो है डेटा टाइप है यूज होगा, जो एज पर रिक्वायरमेंट आप यूज करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट है कि देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट टाइप्स, बिफोर डिस्कशन ऑफ इंटीजर एंड फ्लोट। एग्रीगेट टाइप्स क्या है आपका, दो को एग्रीगेट करते हैं। जैसे अगर हम एरे और स्ट्रक्चर, तो एरे एंड स्ट्रक्चर is treated as, है ना, aggregate type. So both array and structure, when you use both array and structure, then it is treated as या referred to as aggregate types. अब aggregate types का मतलब क्या हुआ, what do you mean by aggregate types? एग्रीगेट का मतलब, एग्रीगेशन का मतलब हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ एरे एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अगर कोई स्पेशल फंक्शन या फंक्शन के लिए अगर कोई स्पेसिफाई कर रहे हैं पैरामीटर, तो वो सारे पर इम्प्लीमेंट होगा। जैसे लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे कि एक फंक्शन बनाए थे, सपोज ऐड, और इस फंक्शन के अंदर हमने ए बी को फ्लोट 64 रखा, तो इसका रिटर्न टाइप भी फ्लोट
64 हुआ, और इसके अंदर जो भी आपका बॉडी है, ठीक है, तो ये कीवर्ड के अंदर आपका जो है फंक्शन जो आपका डेटा टाइप आप लेंगे वो सारे पैरामीटर को एक साथ रिकॉल कर सकता है। इसी चीज़ को हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर ए और बी दोनों का सेम डेटा टाइप है तो आप ए बी सी डी एक साथ नंबर ऑफ पैरामीटर को रिकॉल कर सकते हैं एक ही डेटा टाइप रिप्रेजेंटेशन से। अलग अलग रिप्रेजेंटेशन करने का यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस वन बाय वन द इंटीजर टाइप्स फर्स्ट, ठीक है ना, इंटीजर टाइप, एंड आफ्टर डिस्कशन वी जस्ट टेक वन एग्जांपल इन विच वी इम्प्लीमेंट ऑल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन यूज दिस वन। तो इंटीजर टाइप में सबसे पहला फर्स्ट वन इज द यू इंट 8। अब यहाँ देखिए नेमिंग कन्वेंशन यूज कैसे किया गया है। 8 इज द पर्टिकुलर 8 बिट रिप्रेजेंटेशन, यानी 8 बिट इंटीजर के लिए यू इंट स्टैंड्स फॉर अनसाइंड इंट। अनसाइंड इंट के लिए ही यू का यहाँ पर प्लेस आउट किया गया अनसाइंड इंट के लिए। अनसाइंड इंट या अनसाइंड 8 बिट इंटीजर्स यू कैन मेंशन, अनसाइंड 8 बिट इंटीजर्स, अनसाइंड 8 बिट इंटीजर्स। तो 8 बिट का इंटीजर्स का रेंज आपका क्या होगा, अनसाइंड है तो क्या होगा रेंज, -2 टू द पावर 8। माइनस कहाँ से आ गया जी, अनसाइंड जब बोल दिए तो माइनस कहाँ से आ गया सर अनसाइंड का मतलब ही पता नहीं है। हैं? 0 टू 2 टू द पावर 8 -2। 2 to the power 8 या 2 to Yes, the sir. power n minus 1, यस सर an-1 सॉरी। 0 to 2 to the power n minus 1। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो गया 8, तो कितना हो जाएगा 0 to 8 minus 1 that is 255। 255। 0 to 2 to the power 8 256 होगा ना। यस सर 256 -1 = 255। अनसाइन इंट है तो 0 से 255। सर इसका अनसाइन यूज इंट है तो कहाँ? उसमें आप इंटीजर नेगेटिव कैसे ले लीजिएगा। अनसाइन का मतलब सर, अनसाइंड का मतलब ये होगा साइंड नहीं है तो वो हमेशा 0 से ही शुरू होगा, साइंड होगा तब वो नेगेटिव विद इन पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0 होगा। अगर सर कोई हैं? अगर सर कोई नंबर हो जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना और 2 से 55 से छोटा हो तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। हाँ, अब जैसे कैसे अभी लेते हैं, अगर n का वैल्यू ले लिए 1 2 3 4 5 और इंटीजर ले लिए और रिवर्स भी इंटीजर ले लिए तो इसका रिवर्स कितना हो जाएगा 5 4 3 2 1 हो जाएगा ना। यस सर। तो अगर इंटीजर का रेंज 8 बिट का रेंज में लिए रहेंगे तो उस केस में आपका जो है 16 बिट का रेंज में भी आपका ये कम पड़ जाएगा। 16 बिट के रेंज में क्या हो जाएगा, 16 बिट के रेंज में हो जाना चाहिए 65,000 समथिंग होता है ना अगर अनसाइन इंट हो तो। यस सर। तो इसमें यू इंट आपका 8 काम नहीं करेगा, आपको यू इंट 16 लेना पड़ेगा। तो यहाँ प्रोविजन क्या है कि 8 बिट भी ले सकते हैं, 16 बिट भी ले सकते हैं, 32 बिट भी ले सकते हैं, 64 बिट भी इंटीजर ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर केवल इंट लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो कितना लेगा 32 बिट 8 बिट लेगा, 8 बिट। अच्छा सर अगर हमें कोई नेगेटिव नंबर पे ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो तो सर अनसाइंड इंट काम करेगा? नहीं, नहीं सर। अनसाइन इंट काम नहीं करेगा, उसके लिए इंट लेंगे। या आई गॉट इट सर। हैं? समझ में आ गया सर। हाँ, अनसाइंड 16 बिट इंटीजर्स, 16 बिट का रेंज क्या होगा यहीं पे फॉर्मुलेट करते जाइएगा। n का 0 वैल्यू to 16 2 कर to दीजिएगा, power 2 का पावर 16
कैलकुलेट करेंगे उसमें एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0 to 2 to the power 16 minus 1. 65,535। Yes sir. ऐसे भी आप देखिए अगर निगेटिव पार्ट होता है तो क्या होता है -327672327687 तो ये माइनस को ही इसमें ऐड कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 65,535। उसी तरह से uint 32 बिट के लिए uint 32। अब इसका कैलकुलेशन तो भर अनसाइंड 32 बिट इंटीजर्स 0 to 2 to the power 32 minus 2 1. minus 1। ठीक है Yes sir. सोच सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आप 32 बिट का ले लेंगे तो उसमें ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डेटा आप यूज कर सकते हैं। ठीक है देन uint 64 तो इसको भी आप कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है तो 2 का पावर 64 ये आप जनरलाइज जो आपका है उसको यूज कर लीजिए uint 64 देन int 8 ये आपका अनसाइंड है तो int 8 आपका जो है ये साइंड अभी आपका जो प्रॉब्लम था उसका सोल्यूशन साइंड। Yes. ठीक है ना निगेटिव करने के लिए तो साइंड 8 बिट इंटीजर्स तो साइंड 8 बिट इंटीजर्स का रेंज क्या होगा 8 बिट है ध्यान रखिएगा तो ये Minus 128 से लेके सर कैरेक्टर का एक बाइट होता है 8 बिट है तो इसका रेंज क्या हो minus 100 जाएगा minus 128 से minus 127 तक. उसके लिए रेंज कैसे लेते हैं Yes sir. 2 to the power n by 2 minus 1. इसके लिए लेते हैं -2 to the power n 2 2 to the power n माइनस क्या लेते हैं n minus 1. -2 to the power n तो ये n हो by जाएगा 2. तो n नहीं -2 to the power n minus 1 2 2 to the power n minus 1 -1। ठीक है ना यही ना लेते हैं Yes sir. तो यहाँ पर हो जाएगा -2 का पावर 8 minus 1 7 2 2 का पावर 7 minus 1 तो ये हो जाएगा -2 122 127 128 से घट जाएगा तो ये जनरलाइज फॉर्मूला यूज करेंगे int 8 के लिए। देन देयर इज int 16 आल्सो ये आपका इंटीजर के जैसा काम करेगा int 16 समझ में आ रहा है Yes ना sir. Yes sir. Yes sir. तो साइंड वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया साइंड 16 बिट इंटीजर्स 32,668 से लेकर 32,667 तक. या इसको भी आप वैसे ही लिख लेंगे 2 का पावर जी. -2 का पावर 15 टू 2 का पावर 15 minus 1 जी। देन int 32 यानी साइंड और अनसाइंड दोनों के लिए प्रोविजन है एंड int 64 साइंड 32 बिट एंड साइंड 64 बिट। यहाँ पर वहां पर हम लोग लॉन्ग इंटीजर लेते थे ना उसको इसमें चेंज कर दिया है तो इसका रेंज कितना हो जाएगा int 32 का रेंज 2 to the power n minus माइनस 2 to the इसी को रिप्रेजेंट कर दीजिए Yes, sir. -32 है तो -2 का पावर 31 टू 2 का पावर 31 minus 1 1 -2 का पावर 63 63 2 का पावर 63 minus 1 1. क्लियर। Yes sir. तो ये लार्ज सेट ऑफ इंटीजर टाइप है इसको यूज कर सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। देन आफ्टर इंटीजर टाइप वी हैव फ्लोटिंग टाइप्स
ठीक है ना। फ्लोटिंग टाइप्स में भी वही है, प्री डिफाइंड फ्लोटिंग टाइप्स में फर्स्ट वन इज द, इसमें भी आपका कॉन्सेप्ट है फर्स्ट फ्लोट 32 जिसको हम लोग लिख रहे थे, फ्लोट 32, देन फ्लोट 64। देखिए फ्लोट का साइज 4 बाइट होता है, वहां पर हम लोग लेते थे ना। यस तो सर। फ्लोट को यहाँ 32 से ही स्टार्ट किया गया है, फ्लोट 32, फ्लोट 64, देन आपका है इसमें कॉम्प्लेक्स 64, देन देयर इज ए कॉम्प्लेक्स 128। ठीक है, सर इसमें अनअसाइंड डेटा टाइप नहीं है? क्या अनअसाइंड यू अनसाइंड फ्लोट। नहीं है इसमें। फ्लोट 32 आपका जो है, अब यहाँ पर जो आपका फ्लोट 32 है वो 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए यूज होगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड जो फॉर्म है IEEE 754 32 बिट, ठीक है ना, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। सिमिलरली 64 बिट के लिए IEEE that is the standard 64 bit floating point numbers। 64 जो आपका कॉम्प्लेक्स है that is for complex numbers, complex numbers, ठीक है ना, with float 32 real and imaginary parts, इसीलिए 64 है दोनों के लिए, रियल और इमेजिनरी। तो फ्लोट 32 रियल और फ्लोट 32 इमेजिनरी पार्ट्स। तो A+IB के फॉर्म में लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके लिए। देन कॉम्प्लेक्स नंबर्स विथ फ्लोट 64 रियल, यानी कि रियल के लिए इतना रेंज का डेटा होगा आपका, इमेजिनरी के लिए भी। इमेजिनरी पार्ट्स, तो ये आपका हो गया फ्लोट। ठीक है, और इसके अलावा जो अदर न्यूमेरिक टाइप्स यूज होगा, अदर न्यूमेरिक टाइप्स में आपका आ जाएगा एक नंबर में बाइट। ठीक है ना, ये बाइट जो है सेम एज क्या होगा इंटीजर इंटीजर हैं, इंटीजर इंटीजर इंट। U8 अनसाइन इंटीजर, साइन इंटीजर नहीं, बाइट देन RUNE। ठीक है ना, रन ई, ये अभी आपका यूज होता है सेम एज int 32। देन देयर इज ए UINT, ये भी आपका यूज होता है 32 और 64 बिट्स दोनों के लिए। देन आपका यूज होता है केवल इंट, कहीं कहीं आप देखेंगे कि इंट लिखकर भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, तो केवल यस सर। इंट भी आप लिख सकते हैं। केवल इंट आपका जो है इट इज सेम एज UINT। ठीक है, एंड देन UINT PR। ठीक है, PR नहीं, पॉइंटर के लिए। int PTR, तो ये आपका है अनसाइन इंटीजर टू स्टोर द इंटरप्रेटेड बिट्स ऑफ ए पॉइंटर वैल्यू। तो अनसाइन इंटीजर टू स्टोर uninterpreted bits of pointer value, है ना। तो these are the particular data types
used in Go programming language. ठीक है? So after discussion of the data types, now you are in a position to write the program Yes, using sir. variable. Huh? Yes, sir. एंड वन बाय वन एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम लोग सारे वेरिएबल को यूज करेंगे, सारे डेटा टाइप्स को यूज करेंगे. तो नेक्स्ट सेगमेंट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द वेरिएबल्स. ठीक है ना? तो बिकॉज विदाउट डिस्कशन ऑफ डेटा टाइप्स देयर इज नो मींस ऑफ वेरिएबल्स की व्हाट इज वेरिएबल्स एंड हाउ द वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स. तो बिकॉज data type is needed whenever you need to declare the variable. So in next class, we just discuss the particular variables and then we just start to write the program. ठीक है ना? Okay, Using a sir. specific objective. Thank you, sir.